नमस्कार साथियों। 10वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत स्पर्श भाग 2 गद्य खंड का दूसरा पाठ डायरी का एक पन्ना, जिसके लेखक हैं सीताराम सेक्सरिया। तो डायरी का एक पन्ना पाठ का सारांश पर चर्चा करने के पहले लेखक परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना उचित है। तो आइए चलते हैं सीताराम सेक्सरिया जी के जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त में जानकारी। उनका जन्म 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ में उनका जन्म हुआ। उनका अधिकांश जीवन कलकत्ता, अब कोलकाता, उसमें व्यतीत हुआ। व्यापार व्यवसाय से जुड़े सेक्सरिया अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और नारी शिक्षण संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक और संचालक रहे हैं। उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन सब के बहुत करीबी रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान उन्होंने जेल की यात्रा भी की थी। कुछ साल तक आजाद हिंद फौज के मंत्री भी रहे। इस तरह से उनके योगदान को देखकर भारत सरकार ने उन्हें 1962 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया। सीताराम सेक्सरिया द्वारा रचित, लिखित, प्रस्तुत पाठ डायरी का एक पन्ना स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित उनके डायरी में लिखे गए डायरी विधा का एक भाग है, एक पार्ट है। किस प्रकार से उन्होंने 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस की दूसरी जयंती कोलकाता में किस तरह से मनाई गई, वहाँ किस तरह के लोगों में जोश था, अंग्रेज पुलिस उन आंदोलनकारियों से, स्वाधीनता सेनानियों से किस तरह से व्यवहार करती है, उसका सारा लेखा जोखा प्रस्तुत पाठ डायरी के जो पन्ना है, जो इस पाठ का शीर्षक है, उसमें वर्णित किया गया है। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और जब दूसरी बार 26 जनवरी 1931 को यह कार्यक्रम मनाने की बारी आई तो कलकत्ता का वातावरण कैसा था, आइए डायरी का पन्ना पाठ के सारांश के माध्यम से इस पर हम चर्चा करेंगे। 26 जनवरी, लेखक कहता है, आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष उसकी पुनरावृत्ति थी, रिवीजन, दूसरी वर्षगांठ थी, जिसके लिए शहर में पहले से काफी तैयारियां की गई थी। पिछले साल उनका हिस्सा बहुत साधारण था, लेकिन इस वर्ष जितना दे सकते थे सबने अपने तरीके से भरपूर सहयोग दिया था। और उस जमाने में केवल प्रचार में 2000 रुपया खर्च किया गया था। उस जमाने में सारे काम का भार लोग अपने समझते थे, अपने ऊपर लेकर के करते थे और इसी तरह
जो कार्यकर्ता थे, वॉलेंटियर थे, स्वयं सेवक थे, लोगों के घर जा जाकर उनको समझाया गया था कि यह स्वाधीनता दिवस हमारा स्वाधीनता दिवस है, अपना स्वाधीनता दिवस है, इसमें जरूर भाग लेना। कोलकाता का बड़े बाजार के जितने भी मकान थे, प्रायः सभी पर उस समय का राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था, और कई मकानों को तो इतना सजाया गया था, ऐसा मालूम होता था मानो देश को आज़ादी ही मिल गई हो। कलकत्ता के प्रत्येक भाग में, हर क्षेत्र में झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य आते जाते थे, उस रास्ते में लोगों के मन में उत्साह होता था, जोश होती थी, और लोगों को कुछ नयापन, नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेज पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां, पुलिस लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का अच्छा प्रबंध किया गया था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, यातायात पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इन स्वाधीनता आंदोलनकारियों के कार्य में लगा दिया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था, ताकि वहां पर कोई आंदोलनकारी आकर अपना कार्यक्रम न कर सके, ध्वजारोहण न कर सके। मोनूमेंट, जो स्मारक होता है, स्टेचू, उसके नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो भोर में, अर्थात सुबह से ही 6 बजे से ही पुलिस वालों ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। इसके बाद भी कई जगह तो उन पुलिस वालों के पहुंचने के पहले ही झंडा फहरा दिया गया था। श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, तो पुलिस ने उनको पकड़ लिया और लोगों को मारा और वहां से हटा दिया। तारा सुंदरी पार्क में, ये बंगाल का अलग अलग क्षेत्र है, एरिया है। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर उनको भीतर जाने ही नहीं दिया गया, और वहां पर आंदोलनकारियों और पुलिस वालों के बीच में काफी मारपीट हुई। 2-4 आदमियों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से भी जुलूस निकला, जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं। उनको अंग्रेज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडा उत्सव मनाया। उस झंडा उत्सव में जानकी देवी मदालसा, जो मदालसा अर्थात बजाज नारायण, वो वहां पर आई हुई थी, और उन लड़कियों को उत्सव का क्या मतलब है, क्या महत्व है, उसको समझाया गया। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूमकर देखा, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन जो अतिथि आए रहते हैं, चीफ गेस्ट होते, वे घूम करके देखते, वैसे घूम करके देखा तो बहुत अच्छा लगा। जगह जगह फोटो ले रहे थे। अपने भी फोटो का काफी प्रबंध किया था। लेखक भी कहता है हम लोगों ने भी फोटो का अच्छा प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया,
जिसमें मुख्य व्यक्ति थे पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय। ये दोनों स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता थे। इनको भी पकड़ लिया गया। सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है, पर यह प्रबंध कर चुका था। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था। जगह जगह से महिलाएं, स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मोनूमेंट के पास, स्मारक के पास जैसा प्रबंध व्यवस्था सुबह में था, वैसे दोपहर के 1 बजे नहीं रहा। इससे लोगों को उम्मीद होने लगी कि शायद कलकत्ता पुलिस, अंग्रेज पुलिस अपना रंग नहीं दिखलाएगी। लेकिन वह कब रुकने वाली थी? जैसे ही 3 बजा, मैदान में आंदोलनकारियों की भीड़ हजारों की संख्या में इकट्ठा होने लगी और लोग उस मैदान में टोलियां बनाकर छोटे छोटे समूहों में विभाजित होकर मैदान में घूमने लगे। और उस दिन मैदान का दृश्य बहुत ही निराली लग रही थी, अनोखा लग रहा था, अद्भुत लग रहा था। जो बात थी वह बहुत ही अजूबा थी। लेखक कहता है कि जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, कानून को तोड़ने का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, वो भी विशेष रूप से कोलकाता में। ये सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी, खुली लड़ाई, जिसमें अंग्रेज पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। नोटिस जारी कर दिया था। जैसे कर्फ्यू लगा देते 144 के तहत, वैसे ही 144 मानो वहाँ पर लागू कर दिया गया था कि कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको थाना के इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो आपको दोषी माना जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन इधर स्वाधीनता आंदोलन काउंसिल था, उनके तरफ से भी नोटिस निकाल दिया गया था कि उस स्मारक के सामने, मोनूमेंट के नीचे, स्टेचू के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। कितने मिनट बताया? 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी जाएगी। इसलिए सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। ये काउंसिल की तरफ से नोटिस निकला था। पुलिस कमिश्नर ने क्या नोटिस निकाला था? अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती है और जो लोग इस सभा में भाग लेंगे उनको दोषी समझा जाएगा, दोषी माना जाएगा। ऐसा बोल करके उनके कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया गया था। लेकिन दूसरी तरफ काउंसिल वाले, स्वाधीनता आंदोलन परिषद के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस मैदान में, उस स्मारक के नीचे 4:24 पर झंडा फहराने और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाने की बात कहकर मानो दोनों एक दूसरे को खुला चैलेंज देकर इस सभा को कर रहे थे। एक तरफ अंग्रेज पुलिस कार्यक्रम को रोकना चाहती थी तो दूसरे तरफ स्वाधीनता आंदोलन परिषद के लोग ध्वजारोहण करना चाहते थे और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ना चाहते थे। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी, कोलकाता का एक सर्कल है, चौराहा है, चौरंगी पर ही उनको रोका गया। उसके साथ बहुत भीड़ थी। भीड़ के कारण पुलिस उस जुलूस को, उस रैली को रोक नहीं सकी।
मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस वालों ने लाठियां चलानी शुरू कर दी, लाठियां भांजनी शुरू कर दी। बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण आदमी बहुत घायल हुए। स्वयं सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से बोल रहे थे, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक और दूसरा प्रमुख व्यक्ति था ज्योतिर्मय गांगुली। उन्होंने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आइए। पर सुभाष बाबू ने कहा, आगे बढ़ना है, अर्थात जो आंदोलनकारी हैं किसी भी कीमत पर लाठियां डंडे पड़ने के बावजूद भी आगे बढ़ना चाहते थे, पीछे हटना नहीं चाहते थे। तो इस तरह से साथियों, इसके बचे हुए भाग को, सारांश को हम दूसरे वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। इसके बाकी बचे हिस्से को दूसरे वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।